सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के रिजल्ट का फॉर्मूला सामने आने के बाद पूरे देश में छात्रों के बीच इस फॉर्मूले को लेकर चर्चा है। कई छात्र इससे खुश हैं, कई नाखुश हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, उनसे समझते हैं। उनसे पहले आपको मैं बता देती हूं कि फॉर्मूला क्या तय हुआ है। जो 12वीं के कक्षा के रिजल्ट आने हैं, सीबीएसई ने तय किया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर यह रिजल्ट तय किया जाएगा। ये रिजल्ट आएगा। 30% अंक 10वीं के जोड़े जाएंगे। 3 मुख्य विषयों के आधार पर ये 30% अंक जोड़े जाएंगे। 30% अंक 11वीं के आधार पर और 40% अंक 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म के आधार पर देने की बात की गई है। अब सवाल यह है कि बच्चे इस फॉर्मूले से खुश हैं या नहीं। इस नंबर के फॉर्मूले को उदाहरण के जरिए समझना बेहद जरूरी है। आप जानते ही हैं कि 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में थ्योरी के 70 अंक और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के 30 अंक होते हैं। उदाहरण के तौर पर फिजिक्स के पेपर के अगर नंबरों को हम लेते हैं तो 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और 30 नंबर के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट। 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के वेटेज फॉर्मूले के हिसाब से थ्योरी के 70 नंबर में से आपको 21 और 28 का वेटेज नंबर मिलेगा और प्रैक्टिकल के 30 वेटेज नंबर मिलेंगे। मान लीजिए अगर 10वीं में थ्योरी में आपके 70 में से 66 अंक थे तो फॉर्मूले के हिसाब से वेटेज हुआ 19.8 अंक और इसी तरह अगर 11वीं में 70 में से आपके 62 अंक थे तो आपका वेटेज हुआ 18.6 अंक। इसी तरह अगर 12वीं के यूनिट टेस्ट में 70 में से 67 नंबर थे तो आपका वेटेज हुआ 26.8 अंक। इसके अलावा आपको 12वीं के प्रैक्टिकल में 30 में से अगर 26 अंक मिलते हैं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 12वीं में फिजिक्स के पेपर में आपको 100 में से 91.2 नंबर मिलेंगे। तो ये एक फॉर्मूला तय किया गया है। ये फॉर्मूला इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यानी 10वीं के 30% नंबर जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिर 11वीं के 30% और 12वीं के 40% नंबर। 12वीं का रिजल्ट फॉर्मूला तय होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ छात्र इस फॉर्मूले से खुश हैं तो कुछ छात्रों को यह फॉर्मूला बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आइए सुनाते हैं ऐसे ही कुछ छात्रों की प्रतिक्रिया आपको। अगर किसी बच्चे के क्लास 12th के किसी एक एग्जाम में मार्क्स थोड़े से कम आए हैं और 10th या 11th उसका अच्छा गया है तो जो एवरेज आउट निकलेगा 40-30-50 में से ये उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। प्री बोर्ड में हम कई बार नहीं हो पाते, नहीं मार्क्स आए हमारे, तो ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया हमारे साथ। सीबीएसई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया डिसीजन इज जस्टिफाइड एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए एनी काइंड ऑफ अनफेयर मीन्स को हम रोक सकते हैं बिकॉज द स्कूल्स हैव टू कंपेयर देयर स्कोर्स विद द प्रीवियस ईयर स्कोर्स। जो 11th है कहीं ना कहीं वो बहुत डाउन आएगा। सो 11th को कंसिडर करना इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो कुछ बच्चे खुश हैं इस फॉर्मूले से पैंडेमिक को देखते हुए, लेकिन कुछ बच्चे बेहद नाराज भी हैं। उनका कहना है कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। डीपीएस साहिबाबाद की डायरेक्टर हैं प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, अभी बच्चों को हम सुनवा रहे थे, अपने दर्शकों को। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले से बहुत खुश हैं, धन्यवाद आपने समय निकाला हमारे लिए। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जो 11वीं के नंबरों को जोड़ा जा रहा है, 11वीं में ये हम ही सब जानते हैं कि 10th के बाद बच्चे बड़े ईजी गोइंग हो जाते हैं और उस तरीके के बढ़िया नंबर 11वीं में आते नहीं हैं। अब उन नंबरों का क्योंकि जोड़ा जा रहा है तो बच्चे कुछ नाखुश दिख रहे हैं। आप इस फॉर्मूले से खुश हैं? इस वक्त इससे बेटर फॉर्मूला, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और आ नहीं सकता था। जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात है तो क्रेडिबिलिटी बच्चे की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस और स्कूल की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस से ही निकलेगी। अगर सीबीएसई अपनी तरफ से मार्कशीट देता है और उस पर अपनी स्टैंप लगाता है तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी फॉर्मूला तय हुआ है वो ऑब्जेक्टिव हो और उसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो क्रेडिबिलिटी में तो इस फॉर्मूला की में कोई भी कमी नहीं है। हाँ, बहरहाल कोई भी फॉर्मूला होता तो बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे होते जो उससे नाखुश रहते या जिनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता। बट ये वाली जो पॉलिसी आई है, ये बच्चों को ये समझना होगा कि ये उन्हीं के हित में है और ये जो पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और ऑनलाइन असेसमेंट्स हुए हैं उसको देखते हुए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शायद कोई असेसमेंट नहीं भी दिया होगा तो उसको, या एक ही असेसमेंट दिया होगा या 2
2 असेसमेंट दिए होंगे, तो उसको नज़र में रखते हुए, ये सोचते हुए कि 11वीं की परीक्षा जो थी वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हुई होगी, फाइनल्स की हुई होगी, अगर फाइनल्स की नहीं भी हुई होगी तो एटलीस्ट हाफ ईयरलीज के जो उनके मार्क्स होंगे वो एक जेन्युइन तरीके से बच्चों ने अपने इम्तिहान दिए होंगे। और 10th के लिए तो सभी बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत पहले ये भी डिस्कशन हुआ कि 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं। साइंस के बच्चे जो हैं वो सोशल साइंस में नहीं अच्छा परफॉर्म करते, जो सोशल साइंसेस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं वो शायद मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं करते। तो वो भी चीज़ रूल आउट हो गई ये कह के कि आप बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का जो है वो परफॉर्मेंस ले लीजिए। तो कुल मिला के अगर बच्चों की बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस हम लेते हैं 10th की, और 11th में जो भी बच्चों ने हाफ ईयरलीज और फाइनल एग्जामिनेशंस दिए हैं, और उसके बाद मॉडरेशन की पॉलिसी भी है, और वो मॉडरेशन जो है स्कूल की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए वो करी जा सकती है, जिसमें कि पूरी डाइवर्सिटी बच्चों की जो होती है वो साल भर साल वैसी ही होती है। तो अगर हम एक किसी भी स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस स्कूल में जितना जो परफॉर्मेंस पिछले 3-4 साल का होता है उससे 1-2% ही इंक्रीमेंटल आगे पीछे जो है परफॉर्मेंस रहती है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक स्कूल की एवरेज एग्रीगेट 70 है तो अगले साल 80 आती है। तो बच्चे उसी दायरे में रहते हैं। तो बच्चों की परफॉर्मेंस और स्कूल की परफॉर्मेंस दोनों को मिला के जब ये रिजल्ट निकाला जाएगा तो एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से निकाला जाएगा। तो बच्चों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और उनके पास विकल्प दोबारा से बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, और ये सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, ये सभी बच्चों के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो अगर परसेंटेज कम होगा तो फिर वो कंपैरेटिव सबका कम होगा। देवास से स्टडी अड्डा के हेड ललित सरदाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, ये जो फॉर्मूला आया है इससे कुछ बच्चे तो बेहद खुश हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्योंकि 11वीं के परसेंटेज को लेकर उनकी चिंता बनी हुई है, क्योंकि ज्यादातर ये देखने में आया है कि 10वीं के बाद बच्चे 11वीं में उस तरीके से अच्छे रिजल्ट के लिए या सीरियसनेस नहीं दिखती है। तो क्या आप इस फॉर्मूले से आप सहमत हैं पूरी तरह ललित जी? नमस्कार। 11वीं के फार्मूले से अनडाउटेडली कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान होना है, क्योंकि 10th के बाद 11th में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है रिजल्ट में। जी। बहुत बड़ा डिग्रेडेशन आ जाता है। तो 11th के रिजल्ट को जब काउंट किया जाएगा तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा बच्चों को। हाँ, 10th का रिजल्ट है तो वो शायद उसको कंपनसेट कर जाए, क्योंकि 10th में जो है वो पिछले कुछ सालों से अनडाउटेडली कुछ ज्यादा ही रिजल्ट आता आ रहा है। मतलब इतना रिजल्ट होता नहीं अमूमन किसी स्टूडेंट का, बट हम लोग देखते हैं 95, 96, 97, इवन 98%, जबकि लगता है कि शायद वो स्टूडेंट इतना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि सीबीएसई का जो एल्गोरिथम है उससे रिजल्ट अच्छा बनता है। पर वो 11th का रिजल्ट जो है वो उससे काफी नीचे आ जाता है। और आप मोस्टली यही पाएंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे अक्रॉस कंट्री वो 11th के कंपैरिजन में 12th में काफी अच्छा स्कोर करते हैं, काफी अच्छा स्कोर करते हैं। मतलब ये मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि बच्चों के प्री बोर्ड्स में नंबर बहुत कम आते हैं। 81-82% प्री बोर्ड में नंबर आते हैं, क्योंकि स्कूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, टफ मार्किंग करते हैं, ताकि बच्चे और मेहनत करें अगले 2 महीने में और बोर्ड के नतीजे अच्छे आए। तो कहीं ना कहीं छात्रों का कुछ नुकसान तो इसमें देखने को मिल ही रहा है। ललित जी, ज्योति जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार प्री बोर्ड एग्जाम्स को ऑनलाइन दोबारा ले लिया जाए जो छात्र देना चाहते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं कि अब स्कूल्स अगर ऑनलाइन ये परीक्षा दोबारा ले लेती हैं प्री बोर्ड्स की, तो बच्चों के लिए कुछ सहूलियत हो सकती है, कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, 10th की जब गाइडलाइंस आई थी तब भी सीबीएसई ने कहा था कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कोई भी परीक्षा नहीं दी है 10वीं की या बोर्ड क्लासेस की, तो अब उनकी कम से कम एक परीक्षा ले ली जाए। वो चाहे फ़ोन से ले ली जाए या वो कंप्यूटर के माध्यम से ले ली जाए, या कोई भी एक असेसमेंट जो वो देना चाहें वो दे दें। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स बच्चों के हुए हैं, बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें कुछ प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं। कुछ बच्चे जो कोविड पॉजिटिव थे या जिनकी तबीयत ख़राब थी या किसी भी वजह से वो उस वक्त एब्सेंट थे, उन लोगों को भी दोबारा से मौका दिया गया है कि आपको अगर दोबारा से एग्ज़ाम देना है और अब आप ठीक ठाक हैं तो आप एग्ज़ाम दे लीजिए। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी
जो है सिस्टम में बांध दी गई है कि मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी के लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। अगर कोई भी, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी सारी ऐसी माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी जो कि दिल्ली छोड़ के चली गई, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसा होता है, प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि सब लोगों को लॉकडाउन की वजह से अपने अपने गाँव घर वापस लौटना पड़ा था। अगर उन बच्चों ने एक भी परीक्षा नहीं दी है तो उनके लिए भी विकल्प है। तो मुझे लगता है कि मतलब किसी को विकल्प उनके पास मौजूद है। जी बिल्कुल डॉक्टर ज्योति और ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो सभी बच्चों के साथ एक साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हिंसा केस में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ संगठन के सदस्यों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन इस मामले के आदेश को आधार बनाकर नहीं मांगी जा सकती जमानत, ये भी टिप्पणी की। तो बड़ी खबर इस समय, दिल्ली दंगों के आरोपियों के जमानत देने के फैसले पर सवाल और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। इस मामले के आदेश को आधार बनाकर जमानत नहीं मांगी जा सकती है। गुरुवार की रात तिहाड़ जेल से नताशा नरवाल, आसिफ और दिवंगाना कलिता को रिहा किया गया है। इनको 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इनकी जमानत पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल जरूर उठाए। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने यूएपीए कानून की व्याख्या बदल दी है। सुनवाई के दौरान जजेस ने हाईकोर्ट के 125 पन्ने के आदेश पर हैरानी जताई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर नताशा नरवाल, दिवंगाना कलिता और आसिफ तन्हा को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी गई है। तो हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल जरूर उठाए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत पर अब रोक नहीं होगी। गाजियाबाद कांड में पुलिस को अभी भी उम्मेद पहलवान नहीं मिला है। परसों रात में मामला दर्ज होने के बाद से उम्मेद पहलवान की तलाश है। इस मामले में अब बीजेपी नेता का कनेक्शन भी सामने आया है। गाजियाबाद कांड में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के साथ स्थानीय बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ कई तस्वीरों में उम्मेद पहलवान भी नजर आ रहा है। और इसी मामले पर हमारे संवाददाता विपिन तोमर ने विधायक से खास बातचीत की है, सुन लेते हैं। आपके वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। फोटो में परवेज गुर्जर, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है पिटाई करने वाले मामले में, बहुत आराम से, बहुत निष्ठा के साथ आपके साथ बैठा हुआ है, क्या कहना है? मतलब बैठने में पता चलता है कि निष्ठा है कि नहीं है। जिस तरीके से वो बैठा है और जो जिस तरीके से उसके फेसबुक की पोस्ट हैं, वो राजस्थान तक गया आपकी मंत्री पद की कामना करने के लिए, तो कहीं ना कहीं निजता तो दिख रही है। जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, आपसे कंधे से कंधा मिला के वो चल रहा था। देखिए, कितने हजारों लोगों ने हमारे लिए प्रचार किया है। लॉनी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा किसी भी समाज धर्म का जिसका फोटो कहीं ना कहीं हमसे मिला ना हो। विधानसभा में हम अब आज भी सुबह 4 मीटिंग करके आए हैं, तो डोर टू डोर जाते हैं, कोई आदमी फ़ोटो सेल्फी खिंचवाता है, वो किसी धर्म का हो सकता है। और अभी आपने कहा कि उसका पहलवान का फ़ोटो है, कोई भीड़ जलसा है कौमी एकता का जिसमें गोरक्षा के लिए लोग शपथ ले रहे हैं, उसमें है कोई उनके साथ फ़ोटो। उसके बाद वो जो दूसरा आप बता रहे हैं वो बागपत का निवासी है, जहाँ तक हमने पता किया है, तो हमारे साथ चुनाव में आ गया, तो उससे कोई, मैं समझता हूँ ये तो कोई विषय नहीं है। ये तो कई बार उम्मेद पहलवान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको अपने गले की माला उतार के उनको पहना रहे हैं, इतना करीबीपन, और आज वो वांटेड हैं। देखिए, मैं पहना नहीं रहा, आपने देखा नहीं उसको, मैं गले से निकाल कर फेंक रहा हूँ। तो वहाँ भीड़ है, उसके गले में गिरी है, 2-4 माला किसी और के में गिरी है। तो मेरे गले में ज़्यादा माला थी। मैं भी यही समझ रहा था जब सुबह किसी ने कहा, मैं देखा नहीं था कि मैं उसे पहना रहा हूँ। मैं पहना नहीं रहा हूँ, मैं गले से निकाल के जैसे फेंका है, तो हज़ारों की भीड़ पीछे है, तो वो माला उसके गले में डली है। अब वो इत्तेफाक से इस घटना का जो हुई है उसका आरोपी है, तो मैंने FIR करा दी है। इसमें परवेश है, उसके लिए मैंने कहा है कि जो जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जो बुजुर्ग है, जो पुलिस ने इतना शानदार निर्णय और न्याय किया कि 2 घंटे के अंदर मुजरिम पकड़ लिए और ये बात वहीं समाप्त होगी। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे जो इंसाफ मिला है, मैं पुलिस का धन्यवाद देता हूँ। और वो कुछ देर बाद बुलंदशहर में जाकर के, कौन लोग हैं ऐसे जो उनका बयान पलटवाते हैं, उनसे कहते हैं जय श्री राम बुलवाया गया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो नंदकिशोर गुर्जर को भी आपने सुन लिया, उम्मेद पहलवान अभी तक पुलिस के हाथ लगा नहीं है। समाजवादी पार्टी कनेक्शन भी सामने आ रहा है और बीजेपी पार्टी से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोदी पहले नंबर पर है, जबकि इटली के प्रधानमंत्री मारियो 65% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 53
फीसदी अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर हैं, जबकि 53% अप्रूवल रेटिंग के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे नंबर पर हैं। लोकप्रियता में मोदी नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।